एक ये कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होने जा रहा है और जो होगा उससे दुनिया के राजनयिक कूटनीतिक हलकों में क्या असर पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि बांग्लादेश के बाद अब कनाडा में हिंदुओं पर हमले को हिंदुओं के ऊपर बढ़ते खतरे के लिहाज से क्यों नहीं देखा जाना चाहिए। अगर हिंदू सुरक्षा की बात कोई करता है तो फिर उसको सांप्रदायिक और राजनीतिक नजरिए से क्यों देखा जाता है। पहले अमेरिका। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में जनादेश क्या होगा, इसकी चर्चा सिर्फ अमेरिका में नहीं है बल्कि दुनिया के तमाम हिस्सों में है। जाहिर है भारत में भी। अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बनेगा, डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस। आप यूं भी कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के पुराने दोस्त ट्रंप या भारतीय मूल की कमला हैरिस। अमेरिका की जनता बस कुछ ही घंटों बाद वोट डालने जा रही है और अगर कमला हैरिस जीतती हैं तो अमेरिकी लोकतंत्र के इतिहास में ये पहली बार होगा कि कोई महिला राष्ट्रपति बनेगी। इससे पहले ट्रंप बनाम हिलेरी क्लिंटन की एक जंग हुई थी, लेकिन उसमें ट्रंप ने बाजी मारी थी, मगर बाद में वो जो बाइडेन से हार गए। इस बार एक फिर महिला कमला हैरिस ट्रंप के मुकाबले में है। आज बारी बारी से मैं आपको ये बताऊंगा कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव कैसे होते हैं और इस बार जो चुनाव होने जा रहे हैं उन चुनावों के नतीजे जिस किसी भी उम्मीदवार के हक में होते हैं तो फिर भारत और अमेरिका के संबंधों पर उसका क्या असर होगा। और कमला हैरिस अगर जीतती हैं तो क्या, और ट्रंप जीतते हैं तो क्या। आप जानते हैं कि अमेरिका में दो प्रमुख पार्टियां हैं, इसलिए सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको ले चलना चाहता हूं। तो यह जो दो कैंडिडेट हैं, कमला हैरिस, ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसके उम्मीदवार हैं, भारतीय मूल की हैं और मौजूदा उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की। और दूसरे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो इससे पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं, एक चुनाव जीत चुके हैं, दूसरा चुनाव वो हार गए थे और तीसरी बार उनको उनकी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। 20 जनवरी को 2025 को जो वोटिंग होने जा रही है अब से कुछ घंटों बाद, उसमें जो लोग चुने जाएंगे उन लोगों के जरिए जो वोटिंग होगी वो 20 तारीख को होगी। 5 नवंबर को वोटिंग होने जा रही है और 20 तारीख को, 20 जनवरी को अलबत्ता शपथ ग्रहण होगा। तो अब से कुछ घंटों बाद जो चुनाव होने जा रहे हैं उन चुनावों की प्रक्रिया क्या है। दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है अमेरिका, लेकिन वहाँ जो चुनाव की प्रक्रिया है बहुत जटिल है और मैं चाहता हूँ कि इसको बहुत आसानी से आपको समझा दूँ। बहुत जगहों पर आपने सुना होगा, बहुत जगहों पर आपने पढ़ा होगा, लेकिन वो प्रक्रिया बताने से पहले जो एग्जिट पोल्स अमेरिका में हैं वो क्या कहते हैं। एग्जिट पोल हमारे यहाँ जैसे होते हैं वैसे अमेरिका में भी होते हैं, जिनको आप ओपिनियन पोल हम कहते हैं। चुनाव के बाद एग्जिट पोल होते हैं। तो ये जो ओपिनियन पोल आप मानिए, तो यह जो ओपिनियन पोल हैं, रिपब्लिकन पार्टी 27 स्टेट्स में आगे चल रही है और डेमोक्रेटिक पार्टी 23 स्टेट में। यानी कि इस लिहाज से देखें तो डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के आसार हैं और कमला हैरिस इस बार राष्ट्रपति नहीं बन सकती हैं अगर हम इस ओपिनियन पोल पर जाएं तो। यानी कि दूसरी बार एक महिला जो डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में राष्ट्रपति पद के लिए खड़ी है वो हार सकती है अगर नतीजे ओपिनियन पोल के मुताबिक होते हैं तो। अब सवाल ये है कि चुनाव कैसे होते हैं, तो उससे एक ही हम आपको स्विंग स्टेट्स दिखा रहे हैं। स्विंग स्टेट्स क्या होते हैं। अमेरिका में 50 राज्य हैं, जैसे हिंदुस्तान में हमारे यहाँ प्रदेश हैं, वैसे अमेरिका में 50 राज्य हैं और एक राजधानी वॉशिंगटन डीसी, उसके अलावा 50। तो उन 50 राज्यों में कमोबेश यह पता रहता है कि कहाँ रिपब्लिकन का बोलबाला चल रहा है और कहाँ डेमोक्रेट्स हावी हैं। लेकिन कुछ स्टेट्स होते हैं जहाँ पता नहीं चलता है, जैसे हमारे फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं, उसी तरीके से ये स्विंग स्टेट्स होते हैं। ये झूलते रहते हैं, किधर भी जा सकते हैं, इसलिए चुनाव में इनकी अहमियत बहुत ज़्यादा होती है और हर चुनाव में इन स्टेट्स की संख्या बदल जाती है। इस बार 7 स्टेट्स हैं। नेवादा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट्स है, एरिजोना वेस्टर्न स्टेट माना जाता है, विस्कॉन्सिन
मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया। तो ये जो 7 स्टेट्स हैं, इन 7 स्टेट को आप स्विंग स्टेट्स कहते हैं। इसके अलावा बाकी जो स्टेट हैं या तो वो रिपब्लिकन डोमिनेटेड हैं या डेमोक्रेट्स डोमिनेटेड हैं, यानी कि वहाँ किसी न किसी पार्टी की तूती बोलती है। तो हर कैंडिडेट की कोशिश होती है कि जो स्विंग स्टेट्स हैं वहाँ ज़्यादा रैलियाँ करें और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने हक में पोलराइज करने की कोशिश करें, क्योंकि वोट तो आम आदमी ही जाकर के देगा और वो जो इलेक्टर है उसको चुनेगा। तो अब आते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया। तो चुनाव किसके लिए है? पोटस के लिए। आप बहुत जगहों पढ़ते होंगे पोटस, इलेक्शन फॉर पोटस। पोटस क्या? प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, इसको हम पोटस कहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति को पोटस भी कहा जाता है। और ये जो 2 लोग हैं, इस बार उम्मीदवार यही दोनों हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से कमला हैरिस, रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप। तो पोटस कौन है ये आपको चुनाव के बाद जब नतीजे आएंगे तो पता चलेगा। अब सवाल ये है कि चुनाव की प्रक्रिया कैसे, चुनाव कैसे होते हैं अमेरिका में। तो अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव। नंबर 1, यह जो होता है वो प्राइमरी और कॉकस। मान लीजिए ये प्राइमरी और कॉकस, ये दरअसल पार्टियों के भीतर कैंडिडेट को तय करने के लिए होता है। एक पार्टी के अंदर बहुत सारे कैंडिडेट दावेदार होते हैं कि मैं भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूंगा, मैं भी लड़ूंगा। तो पार्टियां अपने अंदर चुनाव लड़ने वाले तमाम उम्मीदवारों के लिए वोट करती हैं। यह जो पार्टी के मेंबर होते हैं यह वोट करते हैं और ये बैलेट के जरिए होता है। बैलेट से आप वोटिंग करते हैं कि मैं फलां को चाहता हूं। और कॉकस जो है यह भी पार्टी के ही लोग होते हैं, बल्कि प्राइमरी में जो पार्टी के मेंबर नहीं हैं उनको भी वोट देने का अधिकार होता है। आम आदमी वोट दे सकता है। तो ओपन प्राइमरी कहते हैं आम आदमी जिसमें वोट देता है, क्लोज प्राइमरी जिसमें पार्टी के जो रजिस्टर्ड मेंबर होते हैं वो वोट करते हैं। और इन दोनों के जरिए ये तय होता है कि इस बार मेरी पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद का दावेदार कौन होगा। तो यह पार्टी के भीतर तय होता है। नंबर 2, अगर तय हो गया कि ये रिपब्लिकन और ये डेमोक्रेट, तो उसके बाद नेशनल कन्वेंशन। नेशनल कन्वेंशन क्या है? दोनों जो कैंडिडेट होते हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों में आमने सामने खड़ा होकर के डिबेट करते हैं। नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज पर आपकी अपनी राय क्या है, सत्ता में आएंगे तो आप कौन से निर्णय लेंगे और आपके हक में क्या बेहतर हो सकता है। आप अपनी पार्टी, अपनी सरकार की तरफ से अमेरिका के लिए, अमेरिका के राजनयिक कूटनीतिक संबंधों के लिए और दुनिया के तमाम बड़े मसले हैं उन मसलों के लिए आप क्या कर सकते हैं, यानी कि आपका व्यू पॉइंट क्या है। तो डिबेट जो है यह 4 होते हैं जिसको आप नेशनल कन्वेंशन कहते हैं। नंबर 3, ये डिबेट हो गई। इसके बाद होता है आम चुनाव जो होने जा रहा है। अमेरिका के लोग वोट करते हैं और वोट किसके लिए करते हैं? उस आदमी के लिए जो राष्ट्रपति का चुनाव करेगा। उसको क्या कहते हैं? उसको हम इलेक्टर कहते हैं। यानी कि आप जो कल चुनाव होने जा रहे हैं, इलेक्टर का इलेक्शन होगा। हर स्टेट में जो इलेक्टर होता है उसकी संख्या वहां की आबादी पर निर्भर करती है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश है,
उत्तर प्रदेश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 80 हैं, बिहार में 40 हैं, पश्चिम बंगाल में 42 हैं, महाराष्ट्र में 48 हैं। तो वैसे ही अमेरिका में भी अलग अलग राज्यों में जो नंबर ऑफ इलेक्टर्स हैं वो वहाँ की आबादी के मुताबिक होते हैं। जैसे मान लीजिए कैलिफोर्निया है, एक स्टेट है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में जो नंबर ऑफ इलेक्टर्स होते हैं वो 54 होते हैं, और एक स्टेट है अलास्का, यहां 3 होते हैं। तो वो आबादी के आधार पर ये तय होता है। तो इलेक्टर्स का इलेक्शन होगा। फिर नंबर 4, ये जो इलेक्टर्स होते हैं ये फिर वोट करते हैं, और ये इलेक्टर्स कितने होते हैं? 538। तो ये इलेक्टर्स जब वोट करेंगे 538, इनको कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। ये जो 538 चुने जाएंगे, यही लोग राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। इसलिए जिस पार्टी के इलेक्टर की संख्या ज्यादा होगी उस पार्टी को जीत मिलेगी, उस पार्टी का ही उम्मीदवार अमेरिका का राष्ट्रपति होगा। तो इलेक्टर्स जिस स्टेट के हक में इलेक्टर्स आएंगे, उस स्टेट में और बाकी स्टेट्स ऑल टुगेदर जो नंबर ऑफ इलेक्टर्स हैं, जिस पार्टी के ज्यादा होंगे, जाहिर है वो अपने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को वोट करेंगे और वो जीतेंगे। तो जो जीतेगा वो फिर शपथ ग्रहण उसका होगा। और ये आखिरी है। तो यह जो 5 स्टेज हैं, प्राइमरी और कॉकस के जरिए कैंडिडेट का इलेक्शन, नेशनल कन्वेंशन यानी कि 4 बार की डिबेट 1 to 1, आम चुनाव जो होने जा रहे हैं, आम आदमी इलेक्टर्स के लिए वोट डालेगा, जो इलेक्टर्स चुने जाएंगे वो फिर प्रेसिडेंट के लिए वोट डालेंगे, और जो प्रेसिडेंट होगा वो शपथ ग्रहण करेगा। तो इस तरीके से आप मानकर चलिए कि चुनाव की प्रक्रिया अमेरिका में है। अब आते हैं कि यह जो इलेक्शन है वो कैसे होता है। लोग वोट डालेंगे। तो यह जो हमने आपको बताया है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये नेशनल कन्वेंशन इलेक्टोरल कॉलेज, यह जो चुनाव है, आम चुनाव जिसमें इलेक्टर्स चुने जाएंगे, जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे, और वो जो कुल उनकी संख्या है उसको हम इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। यानी कि इलेक्टर्स चुने जाएंगे, सभी इलेक्टर्स मिलकर के इलेक्टोरल कॉलेज कहलाते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज जो है ना, वहां अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव करता है। अब जो प्राइमरी, मैंने कहा था प्राइमरी और कॉकस जिनके जरिए आप चुने जाते हैं, तो उम्मीदवारों को पार्टी के रजिस्टर्ड वोटर गोपनीय बैलेट के जरिए वोट डालते हैं। ये बात मैंने आपको बताई। और कॉकस में भी रजिस्टर्ड वोट होते हैं जो सार्वजनिक जगह पर बैठ करके डेलीगेट्स चुनते हैं। और चुनाव में डेलीगेट्स की भी भूमिका इंपॉर्टेंट होती है। आप अगर प्रेसिडेंट बनते हैं तो आपको डेलीगेट्स को, आधे से ज़्यादा डेलीगेट्स को अपने हक में खड़ा करना है। ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद दरअसल आप ग्राफिक्स बदलिए, तो ये जो आपको हमने प्राइमरी, कॉकस, नेशनल कन्वेंशन, आम चुनाव, इलेक्टोरल कॉलेज, अब क्या होता है? फर्ज कर लीजिए कि कोई स्टेट है, उस स्टेट में 30 सीटें हैं, और 30 सीटों में एक पार्टी के 16 इलेक्टर्स चुने जाते हैं। तो उस स्टेट की जो सभी 30 सीट्स हैं वो उस पार्टी के हक में चली जाएंगी। आप इसको समझिए कि हमने एक स्टेट में बहुमत हासिल कर लिया है, तो उस स्टेट में जितनी भी सीट्स हैं वो सारी की सारी उस पार्टी के पास चली जाएंगी, तो उस पार्टी का आंकड़ा बढ़ जाता है। तो ये स्थितियां जो होती हैं वो होती हैं। अब मैं दोनों उम्मीदवार जो हैं ये क्या क्या बयान देते रहे हैं, ये बयान आपको सुनाने से पहले ये जो स्थितियां हैं, अभी एक नया ग्राफिक्स मैं आपको लिए चेंज कर रहा हूं।
ये नेशनल कन्वेंशन जिसको हम कहते हैं, ये हमने बता दिया है, तो मुझे लगता है कि इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। जब मैं वहाँ बता रहा था तो मैंने अपने दर्शकों को बताया है कि नेशनल कन्वेंशन क्या होता है, आम चुनाव कैसे होते हैं। आम चुनाव के दौरान एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैंने आपको बताई कि जितनी सीट्स हैं उसमें से ज़्यादा सीट्स जो भी पार्टी जीत लेती है उस स्टेट की सारी सीट्स उस पार्टी की हो जाती है। अब मेरे साथ जो मेहमान हैं उन मेहमानों से इस लिहाज से अब बात करना ज़रूरी है कि अगर ट्रंप जीतते हैं तो हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्ते कैसे होंगे, और कमला हैरिस जीतती है यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी जो आज की तारीख में सत्ता में है वही सत्ता में बनी रहती है, तो हिंदुस्तान अमेरिका के रिश्ते आगे कैसे बढ़ेंगे। प्रदीप कपूर साहब हैं, पूर्व राजनयिक हैं, और मोनिका वर्मा जी हैं, विदेश मामलों की जानकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप जी, मेरा पहला सवाल, कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते निजी तौर पर बहुत अच्छे रहे हैं और कई मामलों में भारतीयों के हक में उनकी नीति पसंद आती रही है, लेकिन यह जो मौजूदा सरकार है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके तहत भी हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्ते बहुत बेहतर हुए हैं। लेकिन वहां इन दोनों विकल्पों में से कौन सा विकल्प भारत के हित में आपको ज्यादा लगता है? बहुत बहुत धन्यवाद राणा यशवंत जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया है, बहुत अच्छी तरह समझाया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना लोगों को, क्योंकि यहाँ का जो इलेक्टोरल प्रोसेस है बहुत कंफ्यूजिंग है, अमेरिकन खुद नहीं समझ सकते। तो उस हिसाब से काफी प्रिमिटिव टाइप है कि हर स्टेट के रूल्स अलग अलग हैं जी, रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं, और इलेक्टोरल कॉलेज जो है उसका जो निर्णय होता है हर स्टेट में, वो पूरे वोट्स एक कैंडिडेट को जाते हैं। तो उसमें काफी टाइम देखा है हिस्ट्री में अमेरिका की कि जो पॉपुलर वोट है उसमें जो कैंडिडेट आगे भी अगर हो जाए बट इलेक्टोरल कॉलेज के कैलकुलेशन में वो पीछे हो जाए तो हार जाता है। जी, वो 1-2 मिलियन वोट से भी आगे होता है पूरे देश में, फिर भी वो हारा माना जाता है क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स उसकी तरफ नहीं आते ज्यादा। क्योंकि कैलिफोर्निया जिस तरफ चले जाता है उनको बहुत सारे इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स मिल जाते हैं, फ्लोरिडा के मिल जाते हैं। तो ऐसे जो 2-4 बड़े स्टेट हैं, पेंसिल्वेनिया वगैरह, वो फिर बहुत ज्यादा नंबर्स बढ़ा देते हैं उस कैंडिडेट का। जी, तो एक तो ये बात हुई। इस टाइम केवल 3 डिबेट हो सके क्योंकि काफी कंफ्यूजन रहा। एक तो डोनाल्ड ट्रंप का बाइडन के साथ हुआ, फिर बाइडन उसके बाद में काफी हिल गए थे, पूरा डेमोक्रेटिक पार्टी हिल गया था। तो फिर कमला हैरिस को लाए, फिर डोनाल्ड ट्रंप का कमला हैरिस के साथ हुआ, और एक जो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स हैं टिम वॉल्स और जेडी वांस, उनका हुआ। तो नॉर्मली और भी ज्यादा होते हैं, बट इस टाइम पे आपस में उनका काफी अनबन चलता रहा। तो आपकी बात बिल्कुल सही है राणा यशवंत जी कि बाइडन के साथ भी इंडिया के साथ जो रिश्ता है अमेरिका का बहुत आगे बढ़ा, बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ा, बहुत तेजी से आगे बढ़ा। और आपस में जो है प्रेसिडेंट बाइडन और प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनकी भी बॉडी केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही, दोस्ती भी बहुत अच्छी रही, बहुत बारी मिले भी, यहाँ पर भी मिले, इंडिया में भी मिले, और बहुत सारे बहुत महत्व के निर्णय लिए दोनों जी, कंट्रीज ने। तो ट्रंप के साथ ऐसा है कि जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन की, कि एक तरफ आप बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन में, डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन में, जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है यूएस की, वो समझती है और वो पहचानती है कि हमारा जो फ्यूचर है और जो स्ट्रेटेजिक फ्यूचर है, जो जियोपॉलिटिकल फ्यूचर है, जो इंटरेस्ट वाइज फ्यूचर है, वो भारत के साथ बहुत लिंक्ड है। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट यहाँ का, सारा स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक्स यहाँ का, एकेडमिया यहाँ का काफी क्लियर है इन देयर अंडरस्टैंडिंग दैट इंडिया इज not only a very important partner but a priority partner for US. They want to also see whether it can be मैं made an प्रदीप ally. कपूर साहब आपके साथ आता हूँ। मोनिका, चूंकि प्रदीप जी कह रहे हैं कि इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है और आज की तारीख में अमेरिका इंडिया को दरकिनार करके नहीं चल सकता है, ये निक्सन की नीति अब अमेरिका वाली हिंदुस्तान के साथ नहीं चलती है। लेकिन आज की तारीख में अमेरिका कई मोर्चों पर फंसा हुआ है, यूक्रेन का वॉर हो तो, या इसराइल
हमास के बीच की जंग हो या इजराइल ईरान का अपना तनाव हो, तो चीन के साथ जो उसका ट्रेड वॉर है वो अपने आप में उसके लिए एक बड़ी चिंता का कारण है। ऐसे में हिंदुस्तान अमेरिका के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, और अभी जो टकराव कुछ कनाडा के चलते आपने देखा हिंदुस्तान को, या रूस के साथ हमारे जो दोस्ताना संबंध है, हमने जो पेट्रोल क्रूड ऑयल रूस से ख़रीदना शुरू किया, अमेरिका की आंख में वो किरकिरी की तरह था। तो यह जो थोड़े निगेटिव एलिमेंट्स रहे हैं और अमेरिका की जो अपनी इंटरनेशनल मजबूरियां हैं, उन दोनों के लिहाज से हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच में संबंध, नई सरकार जब आती है तो कैसे देखती हैं आप? सबसे पहले आपका धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। और आपके सवाल पर गौर जब मैंने किया तो मैंने एक चीज देखी। देखिए, प्रदीप सर जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पिछले सालों में, पिछले 4 सालों में बाइडेन गवर्नमेंट ने भी बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाले हैं इंडिया के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव करने में। और हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेट्स में और रिपब्लिकन पार्टी दोनों में ही एक बाईपार्टिसन कंसेंसस जो है वो उभरा है कि इंडिया जो है एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। लेकिन उन सबके बावजूद, जैसा कि आपने खुद कहा कि रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से सबसे पहले भारत और वेस्ट के, केवल अमेरिका के साथ नहीं, पूरे वेस्ट के साथ जो रिश्ते हैं वो थोड़े तल्ख हुए। क्योंकि उन्हें भारत बहुत पसंद है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा यहाँ एक छोटा सा जो है वो नुआंस आ जाता है, और वो ये है कि जहां तक भारत को वो एज अ पार्टनर देखते हैं चीन को कंट्रोल करने में, चीन को काउंटर करने में, वहां तक तो भारत उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन जाता है। लेकिन जब बात आती है भारत के अपने राइट्स की, जिसे हम कहते हैं कि हमें मल्टीपोलर वर्ल्ड पसंद है, या हमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पसंद है, या हम अपनी मल्टी अलाइनमेंट वाली फॉरेन पॉलिसी जो है हम वो चलाएंगे, जब इस तरह की बातें भारत जो है करने लग जाता है, जिसका रूस से तेल खरीदना एक सबसे बड़ा उदाहरण था, तब अमेरिका को प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाती है। और उसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल हमने अभी हाल ही में देखा। उन्होंने खालिस्तान इशू पर कैसे ट्रूडो गवर्नमेंट का साथ दिया, उन्होंने खालिस्तान इशू पर किस तरह से एक आतंकवादी को जो है अपना लेजिटिमेट सिटीजन बताया, और उसके लिए इतना ज्यादा जो है उन्होंने प्रयत्न किए। और सबसे बड़ी बात जो बांग्लादेश में हुआ, और मैं जो कह रही हूँ बांग्लादेश में जो हुआ उसको समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, आप जितने भी इंडियन अमेरिकन है, मैं भी सुन रही थी थोड़ी देर पहले एक पॉडकास्ट में कि हिंदू अमेरिकन स्पेशली ये बात मान रहे हैं इस बार वोट करते टाइम। हालांकि उन्होंने हमेशा डेमोक्रेट्स के लिए अपनी प्रेफरेंस दिखाई है, लेकिन वो इस बार ऐसा कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जब हिंदुओं के साथ इतनी ज्यादा जो है नाइंसाफी हुई, उनके साथ इतना गलत हुआ, तब वही कमला हैरिस जो अपने मैनिफेस्टो में कश्मीर के ह्यूमन राइट्स की बात करती हैं, वही डेमोक्रेटिक पार्टी जिसे हमेशा भारत के अंदर माइनॉरिटी राइट्स पर इतना ज्यादा जो है वो लोग बोलते हैं, या जो उनका कमीशन है USCIRF, वो जो है हर वक्त हमेशा रिलीजियस फ्रीडम पे कमेंट करता रहा है, क्या उन्हें बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो दर्द नजर नहीं आता? क्या किस तरह से वहां जो एक लिबरल, एक डेमोक्रेटिक और एक लिबरल प्लूरल सोसाइटी जो थी बांग्लादेश में बन गई थी, उसका पतन उन्होंने अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए पूर्णतः कर दिया। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो सकती है, लेकिन हम सभी जानते हैं किस तरह से अमेरिकन लीडर्स ने मोहम्मद यूनिस को न केवल इनवाइट करा, बल्कि उन्हें इतना ज्यादा जो है रेड कार्पेट वेलकम भी दिया। तो इन सब चीजों में एक हिंदुस्तान के लोगों के समझ के लिए मोनिका की बात बहुत ज़रूरी है। आप ये कहती हैं कि हिंदुस्तान, जितने भी हिंदुस्तानी मूल के लोग, भारतीय मूल के लोग अमेरिका में रहते हैं, जो वोट देते हैं, वो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ अपना रुझान रखते हैं। लेकिन इस बार जिस तरीके से हालात बदले हैं, आप कश्मीर के मामले पर डेमोक्रेटिक पार्टी अपना स्टैंड रखती है, लेकिन बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ और शेख हसीना वहाँ से भागी हिंदुस्तान में आई, माना ये जाता है कि अमेरिका के शह पर, अमेरिका के इशारे पर बांग्लादेश के भीतर में तख्ता पलट हुआ है। जो नई सरकार है ये अमेरिका परस्त है। मोहम्मद यूनुस जो वहाँ सरकार के मुखिया हैं वो अमेरिका परस्त हैं, अमेरिका के वो तोता हैं। और जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है, डेमोक्रेटिक पार्टी अगर उस पर कोई राय नहीं रखती है, उसकी सरकार है वहाँ, जो बाइडेन उसके राष्ट्रपति हैं, अगर वो नहीं बोलते हैं तो अमेरिका में रह रहे जो भारतीय मूल के लोग हैं उनको लगता है कि अब समय है इनको सबक सिखाने का। इसलिए देखिए अब दुनिया कितनी ग्लोबल है, कहाँ का मामला कहाँ जाकर के असर डालता है। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, और वो जाकर के अमेरिका में वोट में तब्दील हो रहा है बाइडेन के हक में, सॉरी बाइडेन के खिलाफ में नहीं, डेमोक्रेटिक पार्टी के खिलाफ ट्रंप के हक में। तो ये स्थितियाँ आपको दुनिया में समझनी चाहिए, और इसीलिए आज की तारीख में हिंदुस्तान रूस के बहुत नज़दीक अपने आप को रखता है। तो कारण ये है कि अमेरिका कभी भरोसे का मुल्क रहा नहीं है। उसके साथ आप ट्रेड पार्टनर तो बहुत अच्छा हो सकते हैं, उसके बेहतर जिन हिस्सों में है वो वहाँ से आप फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर वो आपके साथ खड़ा हो, इतिहास इस बात की तस्दीक नहीं करता है। 1971 के वॉर में
अमेरिका ने अपना वॉरशिप हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के हक में भेजा था, रूस ने हमारे पक्ष में अपने वॉरशिप भेजे, और ब्रिटेन और अमेरिका दोनों के वॉरशिप्स को रूसी वॉरशिप्स ने रोका था और हम हिंदुस्तान की फौज बांग्लादेश का युद्ध जीते थे। इंदिरा गांधी वॉर से पहले अमेरिका गई राष्ट्रपति निक्सन से बात करने के लिए। निक्सन ने इंदिरा जी को 45 मिनट तक वेट करवाया, और जब मुलाकात हुई तो उसने बांग्लादेश में जो संकट चल रहा है कि बांग्लादेश के भीतर पाकिस्तान की, उसमें वो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, तो पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान की फौज कहर बरपा रही है, अत्याचार कर रही है, बलात्कार कर रही है, वहाँ से बड़ी तादाद में लोग भाग करके हिंदुस्तान में आ रहे हैं, हिंदुस्तान शरणार्थी संकट से जूझ रहा है, यह बात करना चाहते थे, लेकिन निक्सन ने जरा भी उस पर बात नहीं की। बिल क्लिंटन को वाजपेयी जी ने वॉर में कहा, जब करगिल का वॉर चल रहा था, कि क्लिंटन साहब 1973 से हम आपके जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं अपनी फोर्सेस के लिए, कम से कम वॉर की सिचुएशन है, आप ये बताइए कि मेरे ही इलाके में अलग अलग चोटियों पर कहां कहां पाकिस्तानी फौज बैठी है ताकि मेरी फौज उन्हीं जगहों पर हमला करे। क्लिंटन ने कहा कि हम नहीं दे सकते। अमेरिका कभी भी हिंदुस्तान के साथ ऐन वक्त पर नहीं रहा है, वो चाहे रिपब्लिकन प्रेसिडेंट हो चाहे डेमोक्रेट हो। डेमोक्रेट्स ठीक है, उनकी पॉलिसी हिंदुस्तान के हक में कुछ बेहतर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन रूस को छोड़ करके, रूस की कीमत पर हिंदुस्तान अमेरिका के साथ गलबहियां कर ले, उसके साथ दोस्ती कर ले। अभी भारत की डिप्लोमेसी वहाँ नहीं है और इतनी नासमझी हिंदुस्तान के भीतर है नहीं। प्रदीप कपूर साहब, मैं आपके पास आऊँ तो दो ग्राफिक्स में अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ समझाने के लिए, क्या चुनाव हम समझा रहे हैं। तो एक आप ये देखिए कि जो इलेक्टोरेट्स होते हैं जो चुने जाएंगे आम चुनाव में, तो एक हमने बनाई, इसको कहते हैं विनर टेक ऑल नियम। विनर टेक ऑल, जो जीतेगा वो सब ले जाएगा। मैंने पहले भी कहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्टेट है, उसमें 30 लोगों का चुनाव होना है, जो इलेक्टर्स हैं 30 हैं। अब उसमें से 16 किसी पार्टी के जीत गए, रिपब्लिकन के जीत गए फर्ज कर लीजिए, तो 30 की 30 सीटें जो हैं वो रिपब्लिकन की हो गई, वो जो 14 बाकी रह गई वो उनके साथ चली जाएंगी। तो इस तरीके से एक स्टेट में बहुमत लेते ही उस पार्टी के हक में वो सारी की सारी सीट्स चली जाती हैं। और टोटल जो इलेक्टर्स होते हैं जिनकी बार बार हम संख्या करते हैं, दूसरी प्लेट आप दिखाइएगा ताकि हम दर्शकों को बता पाएं। ये वही प्लेट है, मैं आपको 238 होते हैं और 538 लोगों में से 270 आपको बहुमत के लिए चाहिए। तो ये जो चुने जाएंगे, ये 538 यही लोग चुने जाएंगे और इन्हीं के जरिए राष्ट्रपति का चुनाव होगा। आप यूं समझ लीजिए कि कल सांसद चुने जा रहे हैं और वो सांसद आकर के प्रधानमंत्री को चुनेंगे। जैसे हमारे यहाँ सांसदों का जो बहुमत होता है, जिस भी आदमी के हक में होता है वो प्रधानमंत्री होता है, इलेक्टर्स जो हैं इनका बहुमत जिस किसी के भी हक में होगा वो राष्ट्रपति होगा। तो आप यही समझिए, कल अमेरिका जब चुनाव करेगा तो अपने सांसद चुनेगा, 270 जो 538 जो होंगे, इसमें 270 या उससे ऊपर जिस पार्टी के हक में इलेक्टर्स होंगे उसका प्रेसिडेंट होगा कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप। अब प्रदीप कपूर साहब, दुनिया कई तरह के सवालों और संकटों के सामने है, उसमें ईरान इजराइल भी है जिसका जिक्र हमने किया, यूक्रेन वॉर भी है। अमेरिका के भीतर का संकट ये है कि एक स्लोडाउन है और महंगाई है। जो अमेरिकी अवाम है वो ये चाहती है कि जो बाहर के मोर्चे हैं, जिन मोर्चों पर आप लगातार खर्च कर रहे हैं वो मजबूरी के खर्चे हैं, उन खर्चों को कम करके, उन मोर्चों को बंद करके आप अमेरिका के इशूज के बारे में सोचें और अमेरिका की इकॉनमी को बेहतर करें। इस लिहाज से जब वोट करने के लिए अमेरिका के लोग जाएंगे तो उनकी प्रायोरिटी कौन होगा, ट्रंप या कमला हैरिस? इस समय पे ये जो मुद्दे आपने बताए हैं, जिसका जिक्र किया आपने, वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और जो व्यूज हैं वो ये हैं कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है जब वो पावर में होती है, द प्रेसिडेंट इज फ्रॉम द डेमोक्रेटिक पार्टी, जी, तो फिर वो ज्यादा वॉर्स होती हैं बाहर।
और उनका जो ग्लोबल इंटरफेरेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे इंडिया के साथ अगर स्टेट डिपार्टमेंट है, तो वो while the NSA and the Department of Defense and the strategic establishment is very keen on expanding the footprint with India, the State Department वो हमेशा अपना दूसरा एजेंडा जारी रखता है, ह्यूमन राइट्स इशू पे इंडिया को क्रिटिसाइज करना, रिलीजियस फ्रीडम पे क्रिटिसाइज करना। तो ऐसे ऐसे पिनप्रिक्स चलते रहते हैं, तो जो ओवरऑल मोमेंटम होता है वो स्लो हो जाता है। अब उसमें जो आप कह रहे हैं कि यूएस इकोनॉमी अगर डाउन हो रही है, तो वॉर्स हो रही हैं बाहर, अमेरिका के रिसोर्सेज डाइवर्ट हो रहे हैं बाहर, तो इसका इम्पैक्ट तो जरूर होगा। बट ऑन द अदर हैंड जो कमला हैरिस को सपोर्ट मिल रहा है, वो एक तो उसकी फंड रेजिंग में उसको बहुत ज्यादा फंड्स मिल रहा है, उसका जो वोटर एंथुसियाज्म है वो बहुत ज्यादा है, उसका जो वॉलंटियर बेस है वो बहुत ज्यादा है ट्रम्प से, तो इंडस्ट्री उसके साथ है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स उसके साथ है, डीप स्टेट उसके साथ है, और जो ट्रम्प से नहीं ट्रम्प के साथ होते हैं, जैसे मुसलमान कौम है, वो भी कमला हैरिस के साथ है, वो भी उसके साथ हैं, लिबरल्स भी उसके साथ हैं, प्रोग्रेसिव्स भी उसके साथ हैं। तो अगर वो प्रेसिडेंट बन गई, जो चांस अभी ज्यादा लग रहा है इस समय पे, तो उसके ऊपर भार बहुत होगा। मोनिका, प्रदीप कपूर साहब कह रहे हैं कि अगर आप आज की तारीख में जितनी इशूज़ हैं उनको देखते हैं तो कमला हैरिस का पलड़ा भारी दिखता है। जो वहाँ के ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल कहिए आप, वो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भारी हैं। ये फ़र्क क्यों है? देखिए, ये फर्क सबसे पहले इसके- तो ओपिनियन, ये सवाल मुझसे था कि हाँ मोनिका, प्रदीप आपसे कहते आपसे मोनिका आपसे। थे। अच्छा, देखिए, जितने भी ओपिनियन पोल्स जो हैं वो पिछले जितने भी हैं सारे गलत साबित हुए हैं। तो ओपिनियन पोल्स को मैं सबसे तवज्जो नहीं देती। जब से 4 जून को इंडिया में एग्जिट पोल्स ने क्या कहते हैं कहा था कि भाजपा जो है इतनी सारी सीटें ले आएगी, और वो नहीं लेकर आ पाई थी। और ओपिनियन पोल्स पर सवाल केवल भारत में नहीं, अमेरिका में भी हर सब जगह जो एजेंसियां है से उठ काम रही हैं। करती हैं। जी बिल्कुल। लेकिन नेट सिल्वर कर एक व्यक्ति हैं, स्कॉलर हैं, उन्होंने काफी किताबें भी लिखी है और उन्होंने काफी रिसर्च भी करी है। उन्होंने एक बहुत फेमस एक वेबसाइट जो है वो भी उन्होंने फाउंड की है। तो उन्होंने ऐसा माना है कि इस बार जो है ट्रम्प जो है उनका एक स्लाइट एज इस बार उन्हें नजर आ रहा है। और बाकी स्विंग स्टेट का तो हम सभी जानते हैं कि वो किसी भी क्या कहते हैं तरफ गिर सकती हैं। हो सकता है ये एक ऐसा साल जाए, इनफैक्ट पहले भी ऐसा हो चुका है कि एक बार 22 केवल 5 या 7 नहीं बल्कि 22 स्टेट जो थी वो अचानक से उन्होंने अपना वोटिंग पैटर्न जो था वो बदल दिया था। तो जो स्टेट ब्लू रहती थी वो अचानक रेड हो गई थी, और जो रेड रहती थी वो अचानक से ब्लू हो गई थी। तो इस बार हो सकता है, कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि ये वो साल हो सकता है जब मेजर जो रियलाइनमेंट जो है वो हुई। तो मैं जैसे कि पहले कह चुकी हूँ आपको कि ओपिनियन पोल्स पर ना ही जाए तो अच्छा है। अब तो हम केवल चंद आते हैं। घंटों अब दूर है। चूँकि अमेरिकी जनता थोड़ी ही देर में, कुछ घंटों के बाद से अपना वोट करेगी, लेकिन नतीजा जो है वो जनवरी में आएगा, अभी नहीं आएगा। लेकिन वोटिंग जो है वो आपकी शुरू हो रही है। एक लंबा प्रोसेस है, और प्रदीप कपूर साहब भी कह रहे थे कि बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। इतनी जटिल है कि अमेरिका वालों को भी समझ नहीं आता है कि चुनाव कैसे हो रहे हैं। लेकिन आप